हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद जूलॉजी पेपर थर्ड। पहला यूनिट है पेपर थर्ड में इम्यूनोलॉजी का, जिसमें टॉपिक लेंगे आज अपन टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। दो तरीके की इम्यूनिटी होती है, आपने ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। आज हम थोड़ा उसका डिटेल पढ़ेंगे। इम्यूनिटी को हिंदी में कहते हैं प्रतिरक्षा। इम्यूनोलॉजी की अगर अपन डेफिनेशन देखें तो इट इज़ अ स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मेडिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज। ये एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है मेडिकल में और बायोलॉजिकल साइंसेज में। जो इम्यून सिस्टम है इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इन्फेक्शंस थ्रू वेरियस लाइंस ऑफ डिफेंस। इसके अंदर बहुत सारे लाइंस ऑफ डिफेंस आएंगे, हम आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो वहाँ पर एक लाइंस ऑफ डिफेंस बॉडी के अंदर ये रोल प्ले करता है। हम एक इसमें और चीज़ बोल सकते हैं कि ये जो इम्यूनोलॉजी है इट इज़ अ स्टडी ऑफ द मैकेनिज्म्स। एक मैकेनिज्म की स्टडी है दैट प्रोटेक्ट एन इंडिविजुअल फ्रॉम इंजरीज। कैसे है ये सब डिवाइडेड? जो मैकेनिज्म्स की मैं बात कर रही हूँ तो एक्सोजीनस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसके अंदर पाए जाते हैं। एक्सोजीनस मतलब बाहर के जो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरसेस है, इन कारण से अपनी बॉडी को जो हार्म हो रहा है उससे ये प्रोटेक्ट करता है। एक्सोजीनस केमिकल्स, कोई भी एक्सोजीनस केमिकल जैसे पोलन्स है, पॉइजन्स है। एंडोजीनस सेल्स है, कोई भी जैसे मान लीजिए जो मेलिजेंट सेल्स है वहाँ पर भी ये रोल प्ले करेगा। इम्यूनोलॉजी में इम्यून रिस्पॉन्स की भी हम बात करेंगे। तो इम्यून रिस्पॉन्स को अगर हम डिफाइन करें तो ये ब्रॉड रेंज ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म्स है जो इंक्लूड करता है इन्फ्लेमेशन मतलब कहीं पे भी बर्न हो गया हो, कुछ जल गया हो पार्ट, इन्फ्लेमेशन। फेगोसाइटोसिस, जो बॉडी में बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो एनगल्फ कर देता है। तो फेगोसाइटोसिस, एंटीबॉडी सिंथेसिस, तो ये सारी चीज़ें कहाँ आएगी? इम्यूनोलॉजी के इम्यून रिस्पॉन्स में। इम्यून सिस्टम की नेक्स्ट हम बात करेंगे। ये एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, मतलब एक जैविक संरचना है एंड इट प्रोसेसेस विद इन एन ऑर्गेनिजम्स। और ये ऑर्गेनिजम्स के प्रोसेस होगी विद इन एन ऑर्गेनिजम्स दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज बाय आइडेंटिफाइंग एंड किलिंग पैथोजेंस एंड ट्यूमर सेल्स। ये एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर जिसे हिंदी में कहते हैं, ये एक जैविक संरचना है जो जीव के भीतर प्रक्रिया करेगी। वहाँ पर कैसे प्रक्रिया करेगी कि ये कोई भी जैसे मान लीजिए पैथोजेंस है या ट्यूमर सेल्स है, उनको आइडेंटिफाई करेगी और बाद में जाकर उनको किल कर देगी। इट डिटेक्ट्स अ वाइड वेराइटी ऑफ एजेंट्स फ्रॉम वायरसेस टू पैरासिटिक वर्म्स। बहुत सारे एजेंट्स को ये डिटेक्ट कर सकता है, प्लस वायरसेस को भी ये डिटेक्ट करेगा एंड इट नीड टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स ओन हेल्दी सेल्स एंड टिश्यूज इन ऑर्डर टू फंक्शन प्रॉपरली। उनको आइडेंटिफाई करके और लास्ट में जाके वो क्या कर देगा, उसको किल कर देगा और एक हेल्दी सेल्स एंड टिश्यू अपनी बॉडी में ये पाया जाएगा। तो ये इम्यून सिस्टम बेसिकली एक प्रतिरक्षा जिसे कहते हैं, ये एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है एंड इट प्रोसेस विद इन एन ऑर्गेनिज्म जो प्रोटेक्ट करता है बॉडी को बाय द वेरियस डिजीजेस। नेक्स्ट बात करें, जैसे हम कह रहे हैं कि रोगों से लड़ने की जो क्षमता को प्रतिरक्षा कहेंगे, इम्यूनिटी कहेंगे। तो बेसिकली जैसे जीवाणु है उनसे ये बचाता है, वायरसेस से बचाएगा, प्रोटोजोआ से बचाएगा, फंजाई से बचाएगा। बेसिक डेफिनेशन में लिखी हुई है कि रोगजनक जीवों एवं विष पदार्थों का प्रतिरोध करने के लिए हमारे शरीर में एक प्रभावशाली सुरक्षा तंत्र पाया जाता है जिसे हम प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। जो इम्यूनिटी की हम बात करें, इम्यून सिस्टम की बात करें, तो जो पहला साइंटिस्ट थे जिन्होंने खोज करी थी उन्हें कहा था एडवर्ड जेनर। तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इम्यूनिटी की, तो ये एक लैटिन भाषा से लिया हुआ वर्ड है जिसका मतलब होता है इम्यून्स। इम्यून्स जो है एक लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा से लिया हुआ है, जिसका अर्थ होता है फ्री ऑफ बर्डन। अर्थात विभिन्न रोग कारकों से जो सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता है वो हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन जैसे प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताई है, जो इंटीग्रेटेड बॉडी सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिजम्स, tissues, cells and cell products that differentiate self from non-self and neutralize potential pathogenic organisms। विभिन्न रोग कारकों से सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता करता है, प्लस इसके अध्ययन को प्रतिरक्षा विज्ञान मतलब इम्यूनोलॉजी कहते हैं। तो आपको याद रखने का यह है कि इम्यूनिटी ये जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, इम्यूनिस जिसका मतलब होता है फ्री ऑफ बर्डन, रेफरिंग टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉरेन एजेंट्स। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इम्यूनोलॉजी की क्लासिफिकेशन की। तो जो इम्यूनोलॉजी है वो डील करता है दो चीज़ों में, एक तो करेगा इम्यून सिस्टम में, दूसरा है इम्यून रिस्पॉन्सेज में। हम इम्यून रिस्पॉन्सेज को
इन डिटेल पढ़ेंगे, जिसके अंदर दो चीज़ आती है, इनेट इम्यूनिटी आती है एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी आती है। इनेट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर लाइंस ऑफ डिफेंस पाया जाएगा, और एडेप्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो बहुत सारे सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इम्यून सिस्टम अगर फेल हो जाता है, मतलब फेलियर ऑफ इम्यून सिस्टम, इट लीड्स टू ऑटो इम्यून डिजीज। बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीजेस भी होते हैं, एलर्जीज भी हो सकती है, इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीजेस भी हो सकते हैं। अगर इम्यून सिस्टम फेलियर हो जाता है तो इट लीड्स टू वेरियस काइंड्स ऑफ डिजीजेस, एलर्जीज एंड ऑटो इम्यून डिजीज। तो ये जनरलाइज फ्लो चार्ट है जिसमें बता रहे हैं कि इम्यूनोलॉजी दो तरीके से डील करेगा, या तो वो इम्यून सिस्टम का होगा डीलिंग, या फिर इम्यून रिस्पॉन्सेस की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, जैसे हम अभी बोल रहे हैं दो तरीके की इम्यूनिटी प्रतिरक्षा पाई जाती है, बेस्ड ऑन द इम्यूनिटी शोन बिफोर एक्सपोजर टू फॉरेन सब्सटेंस, जिसे हम कह सकते हैं एंटीजन। दे इंक्लूड इनेट एंड एक्वायर्ड। इनेट को नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है प्राकृतिक अर्थात अनुवांशिक, नेचुरल वर्ड से अपन कह सकते हैं इनेट, जो बाय बर्थ ही पाई जाती है। एक्वायर्ड जो ली जाती है जीवन काल में, जो विकसित होती है प्रतिरक्षा, उसे कहते हैं एक्वायर्ड या फिर स्पेसिफिक इम्यूनिटी। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट इम्यून सिस्टम, जैसे अभी हमने फ्लो चार्ट बनाया था इम्यून सिस्टम का, अब हम इम्यून सिस्टम को लेकर इसको क्लासीफाई कर रहे हैं कि पहले हमने इम्यूनोलॉजी करी थी, अब हम इम्यून सिस्टम पे आते हैं। दो तरीके के हैं, एक्वायर्ड एंड इनेट। जब मैं इनेट की बात कर रही हूँ तो इसके अंदर दो लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस पाए जाएंगे। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस स्टार्ट होता है स्किन से या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन से, एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस स्टार्ट होता है, अपन कह सकते हैं इन्फ्लेमेशन, फेगोसाइटोसिस, इंटरफेरॉन्स, नेचुरल किलर सेल्स, NK सेल जिसे कहते हैं, वो सब आता है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। हम वन बाय वन इसको डिटेल में पढ़ेंगे इन कमिंग स्लाइड्स में। एक्वायर्ड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर दो तरीके के सेल्स पाए जाएंगे, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स आते हैं ह्यूमोरल एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर, एंड सेलुलर सेल मीडिएटेड जो इम्यून रिस्पॉन्स में आते हैं टी लिम्फोसाइट। तो एक जर्नलाइज फ्लो चार्ट है जो इम्यून सिस्टम को बता रहा है कि ये दो में डिवाइडेड है, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम एंड इनेट इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट पहला हम लेते हैं इनेट इम्यूनिटी। जब हम इनेट इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं तो इट इज़ ऑल्सो रिफर्स टू एज नेचुरल इम्यूनिटी। ये एक नेचुरल इम्यूनिटी है बिकॉज इट इज़ एन इनबॉर्न एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस। मतलब ये इनबॉर्न रहता है और इंडिपेंडेंट रहेगा कोई भी प्रीवियस एक्सपीरियंस से। इनेट इम्यूनिटी को नेटिव इम्यूनिटी भी कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ मैकेनिज्म्स दैट एग्जिस्ट बिफोर इन्फेक्शन एंड आर केपेबल ऑफ रैपिड रिस्पॉन्स टू माइक्रोब्स। जो रैपिड रिस्पॉन्सेज होते हैं टूवर्ड्स द माइक्रोब्स, इसलिए इसे नेटिव इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। दिस एक्ट एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इनेट इम्यूनिटी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर वर्क करता है। द वेरियस नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म इट इंक्लूड्स। जो इनेट इम्यूनिटी है इसके अंदर बहुत सारे बैरियर्स आते हैं। कौन कौन से, जो हम इन डिटेल पढ़ेंगे। फिजिकल बैरियर्स, केमिकल बैरियर्स एंड बायोलॉजिकल बैरियर्स। मतलब फिजिकल बैरियर में हम बात करेंगे स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसे एलिमेंट्री कैनाल है, रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उनके अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो वहाँ पर क्या रोल प्ले करती है कि वो कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी जीवाणु को बॉडी के अंदर जाने नहीं देगी। तो ये सब क्या है, फिजिकल बैरियर्स है। केमिकल बैरियर्स जो भी गैस्ट्रिक जूसेस है, जैसे HCl पाया जाता है, तो वो एक तरीके का बैरियर है कि कोई भी इन्वेडर्स है वो बॉडी में इजीली जा नहीं पाए। बहुत सारे सलाइवरी जूसेस हैं, तो these both they come under in chemical barriers, biological and journal barriers भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। हिंदी में जैसे इसे कहते हैं सहज प्रतिरक्षा। ये एक शरीर की अविशिष्ट कह सकते हैं प्रतिरक्षा क्षमता है जो जन्म के साथ से हम सभी में उपस्थित रहती है, और ये प्रतिरक्षा बाह्य कारकों या रोगाणुओं को हमारे शरीर में प्रवेश करने में विभिन्न स्तर पर प्रतिरोध उत्पन्न करती है। बहुत सारी ये बैरियर्स प्रोवाइड कर लेगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं जो इनेट इम्यूनिटी है इसके अंदर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पाया जाता है। नेक्स्ट, जैसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इसको हम डायग्राम के तौर पे भी समझा सकते हैं कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, और उसके सिक्रीशंस है, जो कौन कौन से सिक्रीशन इसके अंदर पाए जाएंगे, वो भी एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस काम में लिए जाते हैं। प्रिवेंट एक्सेस ऑफ माइक्रोब्स इनटू द बॉडी, और ये क्या करते हैं, दे प्रिवेंट द एक्सेस ऑफ माइक्रोब्स इनटू द बॉडी।
तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को प्रथम रक्षात्मक स्तर भी कह सकते हैं या फिर शारीरिक अवरोध भी, जो फिजिकल बैरियर्स हैं। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी इसके अंदर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं कोशिकीय अवरोध, सेलुलर बैरियर। ये हम अपने आगे वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। ये एक और फ्लो चार्ट है, मतलब मैंने फ्लो चार्ट्स यहाँ पे जो इंक्लूड करे हैं वो आप अपने आंसर में एज अ टेबुलर फॉर्म में बना सकते हैं, जो इजीली आपको याद भी हो जाएंगे, प्लस आंसर में भी अगर इसको इंक्लूड करेंगे तो मार्क्स जो है वो इजीली आप उसको ग्रैप्स कर सकते हैं। जैसे लाइन ऑफ डिफेंस है इम्यून सिस्टम का, जो मैं बता रही हूँ रक्षात्मक जो स्तर है या फिर शारीरिक अवरोध है, इसको मैंने 3 में डिवाइड करा है, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन। प्रथम जो रक्षात्मक स्तर है उसको हम फिजिकल बैरियर एंड फिजियोलॉजिकल, क्रियात्मक अवरोध और शारीरिक अवरोध में डिवाइड करें। सेकेंड लाइन जो हम बात कर रहे हैं सुरक्षा का दूसरा स्तर, जो कहाँ पाया जा रहा है, शारीरिक अवरोध के अंदर, मतलब रक्षात्मक स्तर के अंदर जो पाया जा रहा है वो है सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइनिन बैरियर। ये 2 तरीके बैरियर है जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर वर्क करेंगे। और जो थर्ड लाइन है वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसके अंदर 2 टाइप के हम सेल्स पढ़ेंगे, T एंड B लिम्फोसाइट्स। तो ये भी एक फ्लो चार्ट है जिसमें हम फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन जो डिफेंस है दे कंस्टिट्यूट द इनेट इम्यूनिटी, ये दोनों इनेट इम्यूनिटी बनाते हैं। तो आप ये भी अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। फर्स्ट बात कर रहे हैं हम फिजिकल बैरियर, जैसे हमने बात करी थी 3 तरीके बैरियर्स पढ़ेंगे, अवरोध पढ़ेंगे। पहला हम बात कर रहे हैं फिजिकल बैरियर्स की। फिजिकल एंड एनाटॉमिक जो बैरियर्स है दैट टेंड्स टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पैथोजेंस एंड आर ऑर्गेनिजम्स, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। और ये जो बेसिकली इनका काम क्या होता है, दे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पैथोजेंस। कोई भी पैथोजेंस अगर बॉडी में आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, इनको प्रिवेंट कर रहा है, और इसलिए इसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर कहा गया है। द स्किन एंड द सर्फेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन दे आर इन्वॉल्व इन दिस कैटेगरी बिकॉज दे आर इफेक्टिव बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। स्किन और जो सर्फेस है म्यूकस मेम्ब्रेन की, उनको फर्स्ट लाइन में इसलिए रखा गया है डिफेंस के बिकॉज दे आर द इफेक्टिव बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। स्किन में ऐसा क्या है कि भाई इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, तो हम अगर स्किन की स्ट्रक्चर पढ़ें, स्किन इज द बेस्ट बैरियर, इसको बेस्ट बैरियर कहा गया है that offers resistance to the invasion of microorganism inside the body। ये क्या करता है, कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहा है वो एक बेस्ट बैरियर के तौर पे वहाँ पर वर्क कर रहा है। The outermost layer or the skin is called the stratum corneum which is impermeable to all sorts of microbial activities। ये वहाँ क्या है, एक impermeable है, जो कोई सी भी जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ है, all sort of microbial activities के लिए ये वहाँ पर impermeable तरीके से वर्क करेगा। तो जो outermost layer है स्किन का, जिसे हम कहते हैं stratum corneum। हिंदी में भी यही है कि जो त्वचा रक्षा का अपन कह सकते हैं रक्षात्मक आवरण बनाती है, उसमें केराटिन होता है और ये जल रोधी मतलब वाटर प्रूफ होता है एवं जीवाणु रोधी जर्म प्रूफ भी होता है, जो कोई भी विषैले पदार्थ को शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकता है। तो बेसिक ये डायग्राम है स्किन का। स्ट्रैटिफाइड जो एपिथेलियम्स पाए जाते हैं एंड प्लस सीलिएटेड एपिथेलियम्स जो स्किन के अंदर पाए जाते हैं। तो आप डायग्राम के साथ पॉइंट्स भी लिख सकते हैं कि स्किन को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्यों कहा गया है। सेकेंड हम बात करेंगे म्यूकस लाइनिंग की। ऑलमोस्ट ऑल द पैसेजेस और ओपनिंग ऑफ द बॉडी आर लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन से वो लाइंड रहती है, चाहे अपन कोई भी बॉडी की ओपनिंग के। इट रेजिस्ट द एंट्री ऑफ सच एजेंट्स विच में अदरवाइज प्रूव टू बी इन्फेक्शियस। और सबसे बड़ी बात, ये क्या करेगा, वहाँ पे रोक देगा कि जो भी एंट्री हो रही है ऐसे एजेंट्स की जो क्या करते हैं बॉडी में जाके कोई भी इन्फेक्शन फैला सके, वहाँ पर ये क्या करता है, उसको रोक देता है। तो इट रिस्ट्रिक्ट्स द एंट्री ऑफ सच एजेंट्स विच मे अदरवाइज प्रूवन टू बी इन्फेक्शियस। वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन्स दे आर लाइंड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम। हम म्यूकस लाइनिंग में बात कर रहे हैं कि जो टिश्यूज एंड ऑर्गन्स जो बॉडी अंदर पाए जा रहे हैं, दे आर लाइंड बाय द सीलिएटेड एपिथेलियम इन द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अगर हम रेस्पिरेशन श्वसन क्रिया की बात करें, lower respiratory tract, the mucous membrane is covered by cilia, hair-like projections of the epithelial cell membranes। और ये जो cilia है, इनके अंदर एक synchronous movement होता है जो क्या करता है, प्रोपेस म्यूकस एंट्रैप्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर ट्रैक्स। तो ये क्या करेगी, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वहाँ पर ही ट्रैप कर देगी कि वो आगे जाके
बॉडी के अंदर नहीं जा पाए और कोई भी इन्फेक्शंस नहीं फैला पाए। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं म्यूकस लाइनिंग जिसके अंदर सीलिया पाया जाता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। वही चीज़ हिंदी में डिस्क्राइब करी हुई है, तो आप हिंदी में नोट डाउन कर सकते हैं। म्यूकस लाइनिंग का ये पहला हमने पार्ट पढ़ा है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो सीलिया हेयर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। सेकंड हम बात करेंगे इसी के अंदर कि जो आहार नाल या श्वसन, इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल हुआ, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम हुआ, वहाँ पर भी पाए जाते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, जो क्या करेगी, बैक्टीरिया इसके अंदर फंस जाते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं, बॉडी के अंदर नहीं जा पाते। ऐसे ही एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पाया जाएगा और ऐसे ही अपन कह सकते हैं आइस के अंदर पाया जाता है, जहाँ पे क्या है, कोई भी जैसे बैक्टीरिया है इन्फेक्ट नहीं कर सके आई को और वो वहाँ पर ही नष्ट हो जाते हैं। बायोकेमिकल फैक्टर्स, पहला था फिजिकल फैक्टर्स, दूसरा है बायोकेमिकल फैक्टर्स। बायोकेमिकल फैक्टर्स की हम बात करें जिसको पहले पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिक्रीशन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक, नेजल सिक्रीशंस एंड सलाइवा। बहुत सारे ऐसे सिक्रीशंस हैं जो डाइजेस्टिव ट्रैक, मतलब अपन स्टमक की और बात करें जहाँ पे HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स है। नेजल के अंदर नेजल सिक्रीशन जो स्त्राव पाया जाएगा नेजल के अंदर, उसकी बात करेंगे, प्लस सलाइवा की बात करेंगे, सलाइवरी एंजाइम्स की बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सिक्रीशन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक की, द हाई एसिडिटी ऑफ द स्टमक विच इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HCl in the gastric juice secreted by the oxantic cells lining the stomach has a microbicidal effect। माइक्रोबिसाइडल इफेक्ट होता है अगर जो हाई एसिडिटी स्टमक में पाया जा रहा है, वो किसके प्रेजेंस में पाया जा रहा है, HCl जो उसके गैस्ट्रिक जूस में होता है, विच इज सिक्रीटेड बाय द ऑक्जेंटिक सेल्स। ये ऑक्जेंटिक सेल्स के द्वारा सिक्रीट होता है और ये एक तरीके की लाइनिंग हो सकती है माइक्रोबियल इफेक्ट की, लाइनिंग द स्टमक, इट हैज अ माइक्रोबिसाइडल इफेक्ट। सिमिलरली हम बात कर रहे हैं द सिक्रीशन फ्रॉम द नोज एंड सलाइवा, इट कंटेन्स द म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स विच इनएक्टिव सर्टेन वायरसेस। नोज एंड सलाइवा में भी सिक्रीशंस होता है, दे कंटेन द म्यूकोपॉलीसेकेराइड, उनके अंदर म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स पाए जाते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, वो इनएक्टिव कर लेते हैं बहुत सारे वायरसेस को। ये चीज़ इसमें लिखा हुआ है हिंदी में, आप नोट डाउन कर सकते हैं कि आमाशय के अंदर HCl पाया जाता है जो प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है और ये रोगाणु को नष्ट कर देता है। नेत्र के अंदर भी पाया जाएगा जो बैक्टीरिया को नष्ट करके नेत्रों की रक्षा करते हैं, और नेजल सिक्रीशन में भी लाइजोजाइम होते हैं जो अपन कह सकते हैं बैक्टीरिया को मतलब उस पाथ पे जाने नहीं देते हैं और वो बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें आएंगी बायोकेमिकल फैक्टर्स के अंदर, ये भी एक तरीके का बैरियर है जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में पाया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम स्किन सिक्रीशंस की। पहले हम बात करी थी स्किन की, अब हम स्किन के अंदर क्या क्या सिक्रीशन हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो स्किन पोजेस अ बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटीज विच इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन द स्वेट। बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटीज पाई जाती है स्किन के अंदर क्योंकि प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट, स्वेटिंग के अंदर जो सॉल्ट पाया जाता है, ऑन बेसिस ऑफ इट इसके अंदर बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटीज पाई जाएगी। The secretions of the sebaceous and sweat glands, they act as an antiseptic as they contain lactic acid and fatty acids which have the capability to kill a variety of bacteria and fungi। जो सिक्रीशन है स्किन के अंदर किन किन चीज़ों का सिक्रीशन होता है, सेबेशियस और स्वेट ग्लैंड्स का सिक्रीशन पाया जाता है, और ये दोनों ग्लैंड्स के अंदर क्या है, अपन कह सकते हैं दे बोथ ग्लैंड्स आर एंटीसेप्टिक। क्यों हुआ एंटीसेप्टिक, क्योंकि इनके अंदर लैक्टिक एसिड एंड फैटी एसिड्स पाया जाता है, और इन दो एसिड्स दे हैव द कैपेबिलिटी टू किल अ वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो ये पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं स्किन के सिक्रीशन के अंदर। फिर हम बात करेंगे लाइजोजाइम की। नेजल सिक्रीशन, टीयर्स, सलाइवा एंड मोस्ट टिश्यू फ्लूइड दे कंटेन एंजाइम नोन एज लाइजोजाइम्स। लाइजोजाइम कहाँ पाया जाता है, नेजल सिक्रीशन में भी पाया जाएगा, टीयर्स आंसू के अंदर भी पाए जाते हैं, सलाइवा के अंदर, एंड मोस्ट टिश्यू फ्लूइड, बहुत सारे टिश्यू फ्लूइड में भी एक एंजाइम पाया जाएगा जिसे हम कहेंगे लाइजोजाइम। इट हेल्प्स इन द लाइसिस ऑफ मेनी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर ये लाइसिस करेगा जिसकी हेल्प से क्या है वो हो जाएंगे
किल हो जाएंगे और वो बॉडी में इन्वेड नहीं कर पाएंगे. इट कैन ऑल्सो डाइजेस्ट सम ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेज. बहुत सारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी डाइजेस्ट आउट कर सकता है, क्योंकि ये कहाँ पाए जा रहे हैं, नेजल में, टीयर्स, सलाइवा और टिश्यू फ्लूइड में ये एंजाइम पाया जाता है. ये चीज़ आप हिंदी में भी नोट डाउन कर सकते हैं कि सलाइवा में भी लाइसोजाइम होते हैं, जो ये भोजन के साथ मुख गुहा में पहुंचने वाले जो बैक्टीरिया है उनको नष्ट कर देंगे. फिर हम बात करेंगे इंटरफेरॉन्स एंड प्रोपरडीन की. प्रोपरडीन अगर हम बात करते हैं, ये एक प्रोटीन है जो पाया जाता है नॉर्मल सीरम के अंदर. इट कॉजेज लाइसिस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया टुगेदर विद द इनएक्टिवेशन ऑफ सर्टेन वायरसेस. ये भी लाइसिस करता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, एंड टुगेदर विद द इनएक्टिवेशन ऑफ सर्टेन वायरसेस. बहुत सारे वायरसेस को ये इनएक्टिव भी कर सकता है, तो इसलिए ये भी पाया जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में. फिर हम बात करते हैं इंटरफेरॉन्स की. ग्रुप ऑफ नॉन टॉक्सिक ग्लाइकोप्रोटीन्स. इंटरफेरॉन्स बेसिकली क्या है, दे आर द ग्रुप्स ऑफ नॉन टॉक्सिक ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल अमाउंट ऑफ बाय ऑल द सेल्स. एंटीवायरल एजेंट्स होते हैं ये, एंड इट इनहिबिट्स इंट्रासेलुलर वायरल रेप्लिकेशंस बिकॉज ऑफ देयर एंटीवायरल एंड एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज. इनके अंदर एंटीवायरल और एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज पाई जाती है, इसलिए भी लार्ज क्वांटिटी ऑफ इंटरफेरॉन्स कमर्शियली प्रिपेयर्ड टू हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर थेरेपी. बहुत सारी जो कैंसर थेरेपी में भी इंटरफेरॉन्स कमर्शियली प्रिपेयर्ड होते हैं. वायरसों में संक्रमित कोशिकाएं, अपन कह सकते हैं विशेष जो प्रोटीन्स होती है वो शरीर की अन्य कोशिकाओं को वायरस संक्रमण के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है, हम इंटरफेरॉन्स के अंदर लिख सकते हैं. तो दो तरीके के हमने यहाँ पढ़े. प्रोपरडीन पढ़ी जो प्रोटीन होता है फाउंड इन नॉर्मल सीरम. इंटरफेरॉन्स ये एक नॉन टॉक्सिक ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो पाए जाते हैं स्मॉल अमाउंट बाय ऑल द सेल्स. इनके अंदर एंटीवायरल एंड एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती है, और यही दो प्रॉपर्टीज के कारण लार्ज क्वांटिटी ऑफ इंटरफेरॉन्स कमर्शियली प्रिपेयर्ड होते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर थेरेपी. तो ये चीज़ हमने पढ़ी है बायोकेमिकल फैक्टर्स में. बायोकेमिकल फैक्टर्स में सबसे पहले हमने पढ़ा सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिसके अंदर नेजल सिक्रीशन एंड सलाइवा की हमने बात करी. फिर हमने बात करी स्किन सिक्रीशन, जिसके अंदर बहुत सारे सिबेशियस या जो स्वेट ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो एक्ट करते हैं एंटीसेप्टिक, एंड दे कंटेन लैक्टिक एसिड एंड फैटी एसिड्स, और इन दोनों एसिड में कैपेबिलिटी होती है टू किल अ वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई. लाइसोजाइम्स की भी हमने बात करी, ये डाइजेस्ट करते हैं सम ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस. फिर हमने बात करी इंटरफेरॉन्स की. इंटरफेरॉन्स पे हमने बोला इसको नॉन टॉक्सिक ग्लाइकोप्रोटीन. तो ये सब किसके अंदर आता है, बायोकेमिकल. फिर हम बात कर रहे हैं बायोकेमिकल एजेंट्स में. इंटरफेरॉन्स के डायग्राम है जहां पर इंटरफेरॉन्स दे डू नॉट किल वायरस. इंटरफेरॉन्स एज सच वायरस को किल नहीं कर सकता, बट इट प्रिवेंट देम फ्रॉम टेकिंग ओवर सेलुलर मशीनरी. वो किल नहीं करेगा बट इट प्रिवेंट देम फॉर टेकिंग ओवर सेलुलर मशीनरी. प्लस जो इंटरफेरॉन्स है दे आर ऑल्सो इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा एंड हेपेटिस. जो हेपेटिस एंड इन्फ्लुएंजा है उसके अंदर भी ये एज अ इफेक्टिव ट्रीटमेंट के तौर पर काम में लिया जा सकता है. तो आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं इंटरफेरॉन्स में. नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, सुरक्षा का दूसरा स्तर की अगर हम बात करें, इसको सेलुलर बैरियर भी कहते हैं. इसके अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से आएंगे, फेगोसाइटिक आएंगे, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेज आ सकते हैं, नेचुरल किलर सेल्स, एनके सेल्स भी आ सकते हैं, इन्फ्लेमेशंस एंड फीवर. ये सारे कंपोनेंट्स है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के, जो बेसिकली क्या है, डिस्ट्रक्शन और एलिमिनेशन ऑफ माइक्रोब्स विच प्रिवेंट दी बॉडी, मतलब पेनिट्रेट दी बॉडी. जो पेनिट्रेट हो जाते हैं बॉडी में वहां पर उसको क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं या फिर एलिमिनेशन कर रहे हैं अपन. तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में कंपोनेंट्स हैं, प्लस ये क्या का रोल करते हैं, डिस्ट्रक्शन और एलिमिनेशन. पहला हम बात ले रहे हैं इसमें सेलुलर फैक्टर्स की, जिसमें हम फेगोसाइटोसिस पढ़ेंगे पहले. फेगोसाइटोसिस कॉमनली इस प्रोसेस को कहते हैं सेल ईटिंग, एनगल्फिंग करना, पूरा खा जाना सेल को. 2 टाइप्स के इसमें पाए जाएंगे सेल्स. कौन से है, माइक्रोफेगस एंड मैक्रोफेगस. अगर मैं बात करूं माइक्रोफेगस की, तो ये पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स है, PMN जिसे कहते हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर
ल्यूकोसाइट्स जो इंक्लूड करते हैं न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ये 4 तरीके के सेल्स को ये इंक्लूड करेगा। एंड दीज आर द डोमिनेंट वाइट सेल्स इन द बॉडी। एंड ये क्या है, डोमिनेंट WBC है ब्लड के अंदर। मैक्रोफेजेस की अगर हम बात करें, दे आर द सेल्स ऑफ द मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइटिक सिस्टम। एक मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइटिक सिस्टम है। एंड यहाँ पे जो सेल्स है दे आर डिराइव फ्रॉम द बोन मैरो। बोन मैरो से सेल्स डिराइव्ड हुई है। मैक्रोफेजेस एज कंपेयर टू माइक्रोफेजेस, ये क्या होता है, लॉन्ग लिव्ड होते हैं एंड आर यूजुअली engaged in engulfing bacteria, viruses and other microorganisms। इसके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है, वो क्या करता है, एनगल्फ कर देता है बैक्टीरिया को, वायरसेस को एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो हम सेलुलर फैक्टर जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में पढ़ रहे हैं, उसका पहला टॉपिक है फेगोसाइटोसिस, जिसका मीनिंग होता है सेल ईटिंग। 2 तरीके के फेगोसाइटोसिस पाए जाते हैं, माइक्रोफेगस एंड मैक्रोफेगस। माइक्रोफेगस MICRO, माइक्रोफेगस की अगर हम बात करें तो उन्हें PMN कहा जाता है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, जो इंक्लूड करते हैं न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। और ये जो तीनों सेल्स है दे आर द डोमिनेंट WBC इन द ब्लड। मैक्रोफेजेस, ये जो सेल्स है वो है मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइटोटिक सिस्टम, फेगोसाइटिक सिस्टम। ये जो सेल्स है मैक्रोफेगस की, ये डिराइव्ड होती है बोन मैरो से और ये लॉन्ग लिव्ड होती है और यूजुअली किस में इंगेज होती है, एनगल्फिंग बैक्टीरिया, वायरसेस एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये है फेगोसाइटोसिस। ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में, ये भी आप फ्लो चार्ट इसमें बना सकते हैं। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कि हम सेलुलर बैरियर की बात कर रहे हैं जो 2 में है, जैसे हमने अभी पढ़ा फेगोसाइटिक सेल्स। फेगोसाइटिक सेल 2 में डिवाइडेड है, मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स। और जो दूसरी हम बात कर रहे हैं वो है परफोरिन रिलीजिंग सेल, जिसके अंदर एक सेल आएगी NK सेल, जिसे कहते हैं नेचुरल किलर सेल्स। तो ये भी फ्लो चार्ट आप सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में बना सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं नेचुरल किलर सेल्स की, जिसको कॉमनली कहते हैं NK सेल्स। ये नॉन फेगोसाइटिक होती है, मतलब नॉन फेगोसाइटिक सेल्स होती है। ये जो सेल्स है, इट कैन किल अ रेंज ऑफ ट्यूमर सेल्स एंड द सेल्स इन्फेक्टेड विच एनी टाइप ऑफ वायरसेस विदाउट एनी एंटीजन स्पेसिफिसिटी। इनके अंदर कोई भी एक, मतलब कह सकते हैं एंटीजन की स्पेसिफिक कोई चीज नहीं पाई जाती, बट ये ट्यूमर सेल्स को भी ये क्या कर सकते हैं, दे हैव द कैपेसिटी टू किल अ रेंज ऑफ ट्यूमर सेल्स। वायरस कैन रेप्लिकेट ओनली इनसाइड अदर सेल्स एंड बिफोर दे कुड रिड्यूस दे आर किल्ड बाय द NK सेल्स। वायरस के अंदर एक रेप्लिकेशन का पावर होता है, इट कैन रेप्लिकेट ओनली इनसाइड अदर सेल्स, बट जैसे ही वो इंट्रोड्यूस होते हैं वो क्या है, दे आर द किल्ड बाय द NK cells. This is due to the property of NK cells to recognize the glycoprotein which appear on the surface of virally infected cells. जो virally infected cells है उनके ऊपर जो ग्लूकोप्रोटीन है, ग्लूकोप्रोटीन की जो कोटिंग पाई जाती है, उनको NK cells रिकॉग्नाइज कर लेती है और वो रिकॉग्नाइज करके वहाँ पर उनको किल कर देगी। वैसे इसमें लिखा हुआ है, इसको हिंदी में मारक कोशिकाएं कहा जाता है। ये विशेष लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती है जो रोगाणु से संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट कर सकती है। नॉन फेगोसाइटिक सेल्स है, आपको आंसर्स में जो पॉइंट्स हाईलाइटेड फॉर्म में लिखना है। नॉन फेगोसाइटिक सेल्स, ये जो सेल्स है दे किल अ रेंज ऑफ ट्यूमर सेल्स, और जो भी सेल्स इन्फेक्टेड होती है वायरस से उनको भी ये रिड्यूस फॉर्म में करके किल, दे आर किल्ड बाय द NK सेल्स। इनके अंदर एक प्रॉपर्टी NK सेल्स की जो पाई जाती है कि रिकॉग्नाइज द ग्लूकोप्रोटीन्स विच अपेयर ऑन द सर्फेस ऑफ वायरली इन्फेक्टेड सेल्स। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, ये एक डायग्राम है जो आप अपने आंसर में बना सकते हैं। जो NK सेल्स है दे अटैक ऑल्टरनेटेड सेल्फ सेल्स, जो अपन कह सकते हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल्स है या फिर कैंसर सेल्स है। ये डायग्राम में आप NK सेल्स को अपन कह सकते हैं दे आर वन ऑफ द बॉडी मोस्ट पोटेंट डिफेंस अगेंस्ट कैंसर। जो मोस्ट पोटेंट डिफेंस जो है वो कैंसर, अगेंस्ट कैंसर, वहां पर NK सेल का रोल हो सकता है, एक्शन हो सकता है NK सेल्स का। अब हम बात करेंगे जेनेटिक फैक्टर्स की। वो बातें हमने करी थी सेलुलर जो बैरियर्स हैं, सेलुलर बैरियर्स में कौन कौन से हमने लिए थे, फेगोसाइटिक लिया था पहला, दूसरा हमने बात करी थी NK सेल्स की जिसको कहते हैं नेचुरल किलर सेल्स। अब हम बात करेंगे जो इसका फोर्थ बैरियर के तौर पर हम पढ़ेंगे वो है जेनेटिक फैक्टर्स, अनुवांशिक कारक।
जेनेटिक फैक्टर्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू नेचुरल इम्यूनिटी। कैसे, मतलब आनुवंशिक जो कारक है वो भी प्राकृतिक प्रतिरक्षा में योगदान कैसे रखते हैं। 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करा गया है, इंडिविजुअल इम्यूनिटी, स्पीशीज इम्यूनिटी एंड द लास्ट इज रेशियल इम्यूनिटी। इंडिविजुअल इम्यूनिटी, व्यक्तिगत प्रतिरक्षा, द डिफरेंस इन इनेट इम्यूनिटी शोन बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द सेम रेस। एक ही रेस में डिफरेंट इंडिविजुअल की जो इनेट इम्यूनिटी शो हो रही है वो कहलाया जाएगा इंडिविजुअल इम्यूनिटी। एक ही जाति के विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दिखाए गए जन्मजात प्रतिरक्षा में अंतर को व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के रूप में जाना जाता है। दूसरा है स्पीशीज इम्यूनिटी, प्रजाति प्रतिरक्षा। इसके अंदर बताया दिस रिफर्स टू द रेजिस्टेंस टू अ पैथोजन एग्जिबिटेड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज। मतलब सभी सदस्यों द्वारा प्रदर्शित रोगजनक में अगर प्रतिरोध जो हम बात कर रहे हैं स्पीशीज इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। रेशियल इम्यूनिटी, विद इन अ स्पीशीज डिफरेंट रेसेस में शो डिफरेंसेस इन ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन। एक ही प्रजाति के भीतर अगर प्रतिरक्षा हो रही है, रेशियल इम्यूनिटी कहलाती है। तो जेनेटिक फैक्टर्स जो अनुवांशिक कारक है उनको 3 में हमने डिवाइड करा है, इंडिविजुअल इम्यूनिटी, स्पीशीज इम्यूनिटी एंड रेशियल इम्यूनिटी। तो यहाँ कंप्लीट होता है इनेट इम्यूनिटी। तो हमने इनेट इम्यूनिटी में क्या क्या कंपोनेंट्स पढ़े हैं, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन पढ़ा हमने कि स्किन के अंदर क्या सिक्रीशंस पाए जाते हैं, स्किन एज अ फर्स्ट लाइन डिफेंस क्यों कहलाई जाती है, वो पॉइंट्स हमने इसके अंदर पढ़े। फिर हमने पढ़ा फेगोसाइटिक, एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंसेस, एनके सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, इन्फ्लेमेशन एंड फीवर। ये सारे मेन कंपोनेंट्स जो इनेट इम्यूनिटी में हम पढ़ चुके हैं। ये एक नेचुरल या फिर नेटिव इम्यूनिटी भी कहलाई जाती है। ये एक नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी है। इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी यहाँ पर जो अगर बात करें इनेट इम्यूनिटी में तो वो एब्सेंट होती है एंड रिस्पॉन्ड क्विकली, दैट इज विद इन मिनट और आवर। ये जो इनेट इम्यूनिटी अगर पाई जाएगी इंडिविजुअल में तो वहाँ रिस्पॉन्सिव जो क्विक है वो बहुत ज़्यादा होगी, मतलब विद इन अ मिनट या फिर आवर में वो रिस्पॉन्स हो जाएगी। ये सारे पॉइंट्स हमने इनेट इम्यूनिटी में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो इसका सेकंड इम्यून सिस्टम का सेकंड क्लासिफिकेशन में अपने पढ़ा था। पहला था नेचुरल या फिर इनेट, अब बात करते हैं एक्वायर्ड। हाईली स्पेसिफिक एज इट डेवलप्स ओनली अगेंस्ट अ पर्टिकुलर वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो हाईली स्पेसिफिक होगी एज इट डेवलप्स ओनली अगेंस्ट अ पर्टिकुलर वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी भी कहते हैं इसको। इट डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ आइदर नेचुरल इन्फेक्शन और आर्टिफिशियल वैक्सीनेशन। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को आर्टिफिशियल इम्यूनिटी भी कहा जाता है और ये आर्टिफिशियल इम्यूनिटी इट डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ आइदर नेचुरल इन्फेक्शन और आर्टिफिशियल वैक्सीनेशन। Hence, the resistance acquired by an individual during his time is known as acquired immunity. इस इम्यूनिटी को स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कह सकते हैं क्योंकि इसकी पहली लाइन से पता चल रहा है कि ये पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ही वर्क करेगा, इसलिए इसे स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। हिंदी में भी इसकी डेफिनेशन यही है कि इसमें प्रत्येक प्रकार के रोगाणु या फिर विषाणु या उससे उत्पन्न होने वाले एंटीजन को अलग अलग पहचान करके उनको नष्ट करने के लिए विशेष पदार्थों का उपयोग किया जाता है। इस स्तर पर विषाणु या फिर रोगाणु पे अनेक विष पदार्थों के दुष्परिणाम को शीघ्रता से नष्ट करके शरीर को तीव्र सुरक्षा प्रदान की जाती है। उसे उपार्जित या अनुकूल एक्वायर्ड या एडेप्टिव प्रतिरक्षा भी कहते हैं। नेक्स्ट, ये फ्लो चार्ट में इम्यूनिटी का जो एक्वायर्ड है नॉन स्पेसिफिक डिफेंस में है, उसमें हम लिम्फोसाइट जिसे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कहेंगे, उसके अंदर 2 तरीके के हम सेल पढ़ेंगे, बी सेल्स एंड टी सेल्स। बी सेल्स की अगर हम बात करें तो वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी, जो मतलब कह सकते हैं सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे जो सेल्स है दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट फॉरेन ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और दूसरी बात करें टी सेल्स को सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम लिम्फोसाइट्स की बात करेंगे जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर वर्क करता है। कौन कौन से सेल्स है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट में हम बात करेंगे टीएच मतलब टी हेल्पर सेल्स की एंड टी साइटोटॉक्सिक सेल्स की, जिसे टीसी सेल्स कहते हैं। टी साइटोटॉक्सिक सेल्स
फेगोसाइटोस ऑल्टरनेट सेल्फ सेल्स, जो क्या करता है, इन्फेक्टेड विथ इंट्रासेलुलर पैथोजन और कैनकेरियस सेल्स, and are also responsible for graft rejections in organ transplantation. तो हम कह सकते हैं बी सेल्स एंड टी सेल्स ये मेन सेल्स हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर. डिटेलिंग में नहीं जाना है आपको इन सेल्स के नाम प्लस इसकी डेफिनेशन की ये क्या वर्क कर सकते हैं इम्यूनिटी के अंदर, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर. तो सेल्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में पाए जाते हैं वो है बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स. बी एंड टी लिम्फोसाइट्स 1 मार्क के क्वेश्चन में इनका डिफ्रेंसिएशन भी पूछ सकते हैं. तो अगर हम ओरिजिन की बात करें, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, स्टूडेंट्स बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं कि ये बोन मैरो से होते हैं या कोई दूसरे जगह से ये ओरिजिन होता है. तो जो भी ब्लड की सेल्स है वो सारी अपन कह सकते हैं रेड बोन मैरो से ही ओरिजिनेट होती है. तो बी सेल्स एंड टी सेल्स इनका जो ओरिजिन है वो बोन मैरो से हुआ है. साइट ऑफ डिफ्रेंसिएशन, कहाँ से इनका डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, तो बी सेल्स का हो रहा है बोन मैरो से और टी सेल्स का हो रहा है थाइमस से. इम्यून रिस्पॉन्स में अगर बात करें तो ये ह्यूमरल या एंटीबॉडी मीडिएटेड होती हैं बी सेल्स, और टी सेल्स है वो सेल मीडिएटेड होती हैं. एक्शन की अगर हम बात करते हैं तो बी सेल्स अगेंस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन एंड पैथोजन होगा और ये होगा इंट्रा सेलुलर. टी सेल्स के अंदर इंट्रासेलुलर एंटीजन और पैथोजेंस पाए जाते हैं, मतलब दे अगेंस्ट इंट्रासेलुलर एंड पैथोजेंस. और अगर बी सेल्स की बात करें दे आर अगेंस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन्स एंड पैथोजेंस. लास्ट में अगर बात है केमिकल्स जो प्रोड्यूस होते हैं तो बी सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड जो टी सेल्स है दे प्रोड्यूस लिम्फोकाइनेसिस एंड परफोरिन्स. 2 तरीके के बनाएंगे, एक तो लिम्फोकाइनेसिस बनाएंगे एंड एक परफोरिन्स बनाएंगे. और एंटीबॉडीज दे आर प्रोड्यूस्ड बाय दी बी सेल्स. तो ये 5-6 पॉइंट्स हैं जहां अपन बी एंड टी सेल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमोरल जो इम्यून रिस्पॉन्स है और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी AMI. यहाँ पर हम अगर बात करते हैं तो इसके अंदर इनएक्टिव बी सेल्स पाए जाते हैं जो क्या करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे एंटीजन से. जो बी सेल्स है इनएक्टिव दे इंटरैक्ट विद एंटीजन्स. जब वो इंटरेक्शन करते हैं एंटीजन से तो इनके अंदर क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन एंड पॉलिफरेशन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ TH सेल्स. TH सेल्स हमने जो पढ़ी, TH सेल्स क्या है, यहाँ पे हमने पढ़ा था टी हेल्पर सेल्स जो लिम्फोसाइट्स के अंदर पाए जाएंगे. तो इनके कारण क्या होता है, बी सेल्स में पॉलिफरेशन होता है एंड डिफ्रेंसिएशन होता है. जब पॉलिफरेशन और डिफ्रेंसिएशन होगा बी सेल्स का तो 2 सेल्स का फॉर्मेशन होगा. एक होगा प्लाज्मा सेल्स, दूसरा होगा मेमोरी सेल्स. प्लाज्मा सेल्स दे प्रोड्यूस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज फॉर अ पर्टिकुलर एंटीजन. पर्टिकुलर एंटीजन के ऊपर एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी डेवलप्ड होगा, वो किसके थ्रू होगा, प्लाज्मा सेल से होगा. अगर हम मेमोरी सेल्स की बात करें तो ये लॉन्ग लिव्ड सेल्स है जो G0 फेज में सस्पेंडेड रहते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिव टू सम एंटीजन विच इज अपेयर अगेंस्ट इन द बॉडी. अब वो क्या करते हैं, दे आर अपन कह सकते हैं रिस्पॉन्ड टू सेम एंटीजन व्हेन इट अपेयर्स अगेंस्ट अगेन इन द बॉडी. सेम एंटीजन को ये रिस्पॉन्स करेंगे और लॉन्ग लिव्ड सेल्स हैं जो सस्पेंडेड G0 फेज में पाई जाती है. तो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स में आपको लिखना है कि इनएक्टिव बी सेल्स पाए जाते हैं और ये जो इनएक्टिव बी सेल्स है ये एंटीजन से इंटरैक्ट करेंगे. जब इनका इंटरेक्शन होगा तो वहाँ पर क्या है, पॉलिफरेशन एंड डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा बी सेल्स का विद द हेल्प ऑफ TH टी हेल्पर सेल से पॉलिफरेशन और डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, जिसके कारणवश 2 तरीके की सेल्स पाई जाएंगी, प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स. प्लाज्मा सेल्स क्या बनाएगी, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाएगी फॉर अ पर्टिकुलर एंटीजन, और जो मेमोरी सेल्स है ये रिस्पॉन्ड करेगी सेम एंटीजन का व्हेन इट अपेयर्स अगेन इन दी बॉडी. ये चीज आपको ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स में लिखना है. ये भी फ्लो चार्ट आप उसमें बना सकते हैं. ये ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स का डायग्राम अपन इसमें समझ सकते हैं कि जो बी सेल्स है यहाँ पर टी हेल्पर सेल, जैसे हमने पढ़ा टी हेल्पर सेल से क्या हो रहा है, डिफ्रेंसिएशन हो रहा है प्लस क्या हो रहा है, पॉलिफरेशन हो रहा है, जिससे 2 तरीके की सेल्स बन रही है, मेमोरी सेल्स और प्लाज्मा सेल. जैसे हमने लिखा क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल्स प्लस क्लोन ऑफ बी सेल्स, और इनसे क्या हो रहा है, प्लाज्मा सेल से सिक्रीटेड एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स, अलग अलग एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है. तो आप ये डायग्राम ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स में बना सकते हैं.
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स की। ये इट इज मीडिएटेड बाय टी लिम्फोसाइट्स। दिस इम्यूनिटी इज रेज्ड अगेंस्ट ऑल्टर्ड सेल्फ सेल्स। यहाँ पर ऑल्टर्ड जो सेल्स है वहाँ पर ये तरीके की इम्यूनिटी रेज्ड होगी। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स। इनके अंदर ये रिस्पॉन्सिबल होती है ग्राफ्ट जो रिजेक्शंस होते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट में, क्योंकि इनके अंदर एक एबिलिटी होगी कि डिफ्रेंशिएट कर सकती है कि भाई ये सेल्फ सेल्स है या फिर नॉन सेल्फ सेल्स है। टिश्यू मैचिंग इज डन बिफोर अंडरटेकिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन टू अवॉइड ऑर्गन रिजेक्शन। इससे ही अपन टिश्यू को पहले मैच करेंगे बिफोर अंडरटेकिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अगर कहीं कोई केस में हो रहा है तो वहाँ पे पहले टिश्यू का मैचिंग होता है। अगर टिश्यू मैचिंग नहीं होगा तो वो क्या है, ऑर्गन वहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स ये एक मीडिएटेड बाय अ टी लिम्फोसाइट्स। ये डायग्राम में हम सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को समझ सकते हैं कि ये जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है जो आपको फर्स्ट में दिखाई दे रहा है वायरस इन्फेक्टेड सेल, तो टी सेल्स क्या करेंगे, इट मेक्स कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड सेल एंड रिलीज ग्रैन्यूल्स। ये क्या करेंगे, ग्रैन्यूल्स को रिलीज करेंगे। ग्रैन्यूल्स इंड्यूस सेल टू सेल्फ डिस्ट्रक्ट। वायरस कैन नॉट रेप्लीकेट। उसके अंदर जो वायरसेस है दे कैन नॉट रेप्लीकेट, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, इसको इंड्यूस कर रहे हैं सेल्स को टू सेल्फ डिस्ट्रक्ट। वो पहले से ही उसको डिस्ट्रक्ट कर लेंगे, इसलिए वहां पर वायरसेस जो होंगे वो रेप्लीकेट नहीं हो पाएंगे। तो सेल इम्यून मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को आप डायग्राम से समझ सकते हैं। अब लास्ट में ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में कि डिफरेंस बिटवीन ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। अगर हम बात करें फीचर्स की तो सेल कौन कौन से इन्वॉल्व रहते हैं ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स में, बी सेल्स एंड टी हेल्पर सेल्स। और अगर सेल मीडिएट की बात करें तो वहाँ पर एक ही सेल है टी साइटोटॉक्सिक, जिसे टीसी सेल्स कहते हैं। केमिकल प्रोड्यूस्ड कौन कौन से, अगर ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स की हम बात करें तो वहाँ पे प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस्ड करेगा एंटीबॉडीज, और यहाँ पे जो टीसी सेल्स है दे प्रोड्यूस परफोरिन्स करके अपन कह सकते हैं केमिकल को प्रोड्यूस करेगा। एक्शन की अगर बात करें, तीसरा फीचर है एक्शन। तो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स में अगेंस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन एंड पैथोजेंस, और इधर बात करें अगेंस्ट इंट्रा सेलुलर एंटीजन एंड पैथोजन। टिश्यू रिजेक्शन इनडायरेक्ट रोल है बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। ह्यूमोरल का इनडायरेक्ट रोल रहता है बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज एंड डायरेक्ट रोल रहेगा बाय डिस्ट्रॉइंग ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन सेल्स। यहाँ पे डायरेक्ट रोल रहता है सेल मीडिएटेड का कि वो डिस्ट्रॉय कर देगा ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन सेल्स। इम्यूनिटी अगेंस्ट कैंसर सेल, अगर फीचर की बात करते हैं इम्यूनिटी अगेंस्ट कैंसर सेल्स, तो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स में नो एंड सेल मीडिएटेड में यस। यहाँ पर इम्यूनिटी रहती है जो कैंसर सेल के अगेंस्ट पाई जाती है। तो दीज आर दी डिफरेंस बिटवीन ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या क्या चीज़ें पढ़ी है, उसके मेन अगर मेजर कंपोनेंट्स की बात करें तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, एपीसी जिसे कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। दो तरीके की सेल्स पढ़ी, बी सेल्स एंड टी सेल्स। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को एडिप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं, स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं, और यहाँ पर इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी प्रेजेंट रहती है। स्लोअर है बट लॉन्ग लास्टिंग इम्यून रिस्पॉन्स इसके अंदर पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी में पढ़ी। तो आज हमने टॉपिक टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पढ़ा है, जिसमें हमने दो तरीके की इम्यूनिटी पढ़ी है, इनेट एंड एक्वायर्ड। इनेट के अंदर हमने तीन तरीके के डिफेंस मैकेनिज्म्स पढ़े हैं, वो फर्स्ट लाइन डिफेंस, सेकंड लाइन डिफेंस एंड थर्ड लाइन डिफेंस। और हमने एक्वायर्ड में दो तरीके के सेल्स पढ़े हैं, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट। नेक्स्ट कमिंग स्लाइड्स में हम एंटीजन एंड एंटीबॉडीज के स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।